हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स 2023 की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट थी, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजनाएं टॉपिक से। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर इसको एक्सप्लेन में इसकी जो है एक्सप्लेन देखेंगे, उसके बाद इसके हम एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रोजगार तथा बेरोजगारी। किसी देश में कार्य कर सकने की आयु जो है कितनी, ये 15 से 65 ईयर्स वाले सभी व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उस देश की श्रम शक्ति या लेबर फोर्स कहा जाता है। इसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति एवं बेरोजगार व्यक्ति दोनों आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है केवल रोजगार प्राप्त व्यक्ति ही आते हैं, इसमें रोजगार प्राप्त और बेरोजगार दोनों व्यक्ति आते हैं। रोजगार के संदर्भ में 273 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे की कार्य को मानक वर्ष कहा जाता है तथा जो व्यक्ति इतने दिनों तक रोजगार में है उसे पूर्ण रोजगार में माना जाता है। जो भी व्यक्ति 273 दिनों तक जो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है उसे मानक वर्ष कहा जाता है, और जो कि जिसे इतने 273 दिन और प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से जिसे जो है काम मिलता है उसे पूर्ण रोजगार में माना जाता है उस व्यक्ति को। उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो कार्य करने की क्षमता तथा इच्छा रखते हैं एवं प्रचलित मय दूरी पर जो है कार्य हेतु प्रस्तुत होते हैं परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, उन्हें बेरोजगार माना जाता है। विकसित तथा विकासशील अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी अलग अलग कारणों से और अलग अलग जो है स्वरूप की पाई जाती है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर बेरोजगारी के प्रमुख स्वरूपों की। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। ऐसी बेरोजगारी जो बाजार उच्चावचनों स्फीति और मंदी के कारण मांग में कमी से उत्पन्न होती है तथा मांग में वृद्धि होने से पुनः समाप्त हो जाती है, ये चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। ये विकसित देशों में सामान्यतः देखी जाती है। जो ये चक्रीय बेरोजगारी होती है तो ये विकसित देशों में अधिक होती है। अब बात करेंगे किसकी, घर्षण जनित बेरोजगारी की। घर्षण जनित बेरोजगारी वास्तव में एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की प्राप्ति के मध्य की अवधि की बेरोजगारी है, जबकि बेरोजगारी और तकनीक आदि में परिवर्तन के कारण नौकरियों में छंटनी इस बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। यह भी विकसित देशों की सामान्य विशेषता है। जो ये फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी विकसित देशों की सामान्य विशेषता है ये। अब बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की बेरोजगारी लोगों में कौशल के अभाव की स्थिति में उत्पन्न होती है। जब लोगों में कौशल का अभाव जो है होता है तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है। जब लोग रोजगार के अनुरूप योग्यता न धारित कर पाने के कारण बेरोजगार बने रहते हैं तो इस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यह विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की सामान्य विशेषता है। भारत में भी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी का उच्च स्तर है। भारत जैसे देश जो है इनमें भी क्या है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी की उच्च दर इसमें पाई गई है। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि जो है कृषि क्षेत्र में ही सर्वाधिक इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर जो भी फसलें होती हैं वो विशेष मौसम में ही उगती हैं। तो वहाँ पर जब भी फसलों का जो है उत्पादन किया जाता है तो उसी समय जो है वहाँ पर मजदूरों वगैरह लोगों की जो है आवश्यकता होती है काम के लिए, तो इन्हें जो है ये मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में वर्ष के महीनों में जो है काम बढ़ जाता है और जिसमें बेरोजगार की संख्या बढ़ जाती है, परंतु शेष महीनों में क्या होता है, बेरोजगारी बनी रहती है। और मौसमी बेरोजगारी विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की ये सामान्य विशेषता है। अब बात करेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी की। किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों को तकनीकी रूप से बेरोजगार माना जाता है। अर्थात यदि किसी रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं तो उस रोजगार से अतिरिक्त लोगों को निकाल देने पर भी उत्पादन का स्तर वही बना रहे
तो निकाले गए अतिरिक्त लोगों को क्या प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाता है। तकनीकी शब्दों में जिस व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता शून्य हो अर्थात उसका उत्पादन में कोई अतिरिक्त योगदान न हो तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाता है, भले ही वो रोजगार में क्यों ना हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि क्षेत्र में ये बहुतायत में पाई जाती है। अब बात करेंगे भारत में बेरोजगारी माप की। भारत में बेरोजगारी मापन की 3 विधियां प्रचलन में है। पहली है कौन, जो है सामान्य स्थिति और यूजुअल स्टेटस, दूसरी है करंट वीकली स्टेटस तथा तीसरी है चालू दैनिक स्थिति करंट ये डेली स्टेटस। भारत में बेरोजगारी के मापन हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण आंकड़े एकत्रित करता है और NSSO के 68वें दौर की रोजगार एवं बेरोजगारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 और 12 में क्या है, सामान्य स्थिति की USA के आधार पर भारत में 2.7% बेरोजगारी थी। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी कहाँ थी, नागालैंड में, यहाँ 25.6% दर्ज की गई थी। इसके पश्चात लक्षद्वीप में जो है ये कितनी 15.4% तथा त्रिपुरा में जो है 14.6% सर्वाधिक बेरोजगारी वाले राज्य थे। चालू साप्ताहिक स्थिति ये CWS के आधार पर भारत में वर्ष 2011-12 में 3.7% तथा चालू दैनिक स्थिति के आधार पर 5.6% जो है बेरोजगारी दर्ज की गई थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट ये फरवरी 2023 के अनुसार देश में वर्ष 2021-22 में सामान्य स्थिति USA के आधार पर बेरोजगारी दर कितनी है, ये 4.1% है, जबकि वर्ष 2020-21 में सामान्य स्थिति कितनी है, ये 4.2% है। ये याद रखिए 2021-22 में कितनी है 4.1% और 2021 में 4.2% थी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को, देखते हैं पहला क्वेश्चन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने शुरू किया था। ये कब शुरू किया था, तो ये जनवरी 2018 में इसको शुरू किया था और नीति आयोग ने शुरू किया था। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ADP का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 112 अल्प विकसित जिलों का त्वरित एवं प्रभावी रूपांतरण करना है। इस प्रोग्राम के अधीन 5 क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया था। वो देख लेते हैं 5 क्षेत्र कौन कौन थे तो स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा अवसंरचना पर इसमें ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, तो ये कहाँ से, ये खगड़िया से शुरू किया गया था। इसकी एक्सप्लेन जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है PM केयर्स कोर्स के बारे जो है PM केयर्स कोर्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है। बात हो रही है किसकी, PM केयर्स कोर्स की। पहला क्वेश्चन है ट्रस्ट, जो पहला स्टेटमेंट है ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। दूसरा है इस कोर्स में पूरी तरह से व्यक्तियों, संगठनों एवं से स्वैच्छिक योगदान होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसमें एक से अधिक कथन जो है यहाँ पर असत्य हैं। इसमें देखते हैं कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन संकट या समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक जो है समर्पित नीति रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु PM केयर्स कोर्स की स्थापना की गई थी और प्रधानमंत्री PM केयर्स कोर्स के पदेन अध्यक्ष थे कौन, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। भारत सरकार कोष के पदेन ट्रस्टी है। कोष के सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव प्रशासन अवैतनिक आधार पर प्रशासित करेंगे तथा PMO में निदेशक, उप सचिव प्रशासन के रैंक के एक अधिकारी द्वारा अवैतनिक आधार पर सहायता
प्रदान की जाएगी। इस कोष को पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। इस कोष को जो है कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, बात हो रही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अतः इसमें क्या होना चाहिए, भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए। ये बात भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त जो है करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य इसका इम्पोर्टेंट है, ये सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों एवं नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने हेतु डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जो है इसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसको ABPMJAY योजना भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र एवं राज्यों की भागीदारी जो है 60:40 में होगी। ये स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, ना कि प्रति व्यक्ति। और हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्यों में अनुपात इसका क्या है, केंद्र और राज्यों का, तो ये 90:10 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी योजना माना गया है? तो ये यही माना गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। और इसको शुरू कहाँ से किया गया? तो रांची झारखंड में से इसका शुभारंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट है निम्न में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसमें इसको 23 सितंबर 2018 को झारखंड से शुरू किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इसमें 5 लाख रुपए का कवरेज बीमा प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष। क्या है, जो प्रति परिवार है, तो ना कि प्रति व्यक्ति। कहीं कहीं पर जो है ये प्रति व्यक्ति लिखा हुआ स्टेटमेंट में मिलेगा, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है, नहीं की है। दूसरा स्टेटमेंट है कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की गई है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, आरंभ की गई है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2007 को की थी, जबकि 1 अक्टूबर 2007 से प्रारंभ की गई थी। हथकरघा क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है क्या? ये आच्छादित करती है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। इसको जो है किसके लिए, ये स्वास्थ्य बीमा केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो है आच्छादित की गई है। 31 मार्च 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई थी। वर्तमान में यह योजना जो है, बात कर लेते हैं वर्तमान में यह योजना क्या है। वर्तमान में यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर ली गई है। इसमें 2008 के तहत कुल 10 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में जो ये योजना थी कौन सी, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, इसको किसमें शामिल कर लिया गया है, इसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर लिया है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता है? तो इसकी विशेषता जो है मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। ये राजस्थान सरकार द्वारा 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत साधारण बीमार परिवारों को कितने जो है 5 लाख रुपए तथा गंभीर बीमारियों हो 4,50,000 रुपए की बीमा राशि का कवर जो है प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय होगा, ना कि प्रति व्यक्ति। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार को जो प्रतिवर्ष दी जाने वाली आय कितनी जो है राशि कितनी है, तो राशि यहाँ पर देखते हैं कितनी है, राशि है 4.5 लाख रुपए। और इसको हम जो है अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सी आयुष्मान सहकार योजना, कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं शुरू की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सी वाला स्टेटमेंट है, यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीकरण को जो है शामिल करती है, ये भी करेक्ट है। डी स्टेटमेंट, यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार की गई, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन में जो है चारों स्टेटमेंट में ही दिए हैं और इसे 19 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया आयुष्मान सहकार योजना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष देश भर में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत ये 7 टीकों को जरूर याद रखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एवं खसरा को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से जो है क्वेश्चन कोई भी जो है वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनता है। इन रोगों को याद रखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एवं खसरा को शामिल किया गया है इसमें। 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के वडानगर से सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य 2 साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चों तक उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जिन्हें नियमित टीकाकरण के तहत छोड़ दिया गया है।
और यहीं पर ये मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ 7 जनवरी 2022 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया। ये किया गया 12 अप्रैल 2005 को। यहाँ हम बात हम इसके कर लेते हैं इसमें 2000 के जो 23-24 में करंट की केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु वर्ष 2021-22 में जो है तो कितना 32,958 करोड़ रुपए खर्च किया गया, जबकि बजट 2022-23 में यह क्रमशः कितना था 33,708 करोड़ रुपए तथा 37,160 करोड़ रुपए अनुमानित है। और बजट अनुमान 2023-24 में इस मिशन हेतु कितने, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु बात हो रही है, 2023-24 में इस मिशन हेतु 36,785 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में सही नहीं है, ये सही नहीं है। यह कार्यक्रम जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, यही करेक्ट नहीं है। बाकी यहाँ पर तीनों करेक्ट हैं। ग्राम स्तर को जिला स्तर तक प्रक्रियात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है, करेक्ट है। सी स्टेटमेंट है, पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बाकी डी स्टेटमेंट है, राज्य में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ पर। और इसको प्रारंभ कब किया गया था, तो इसको मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था और उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 2002-07 चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो ये 10वीं में शुरू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लक्षित है। देखते हैं ये किस की पूर्ति हेतु लक्षित। 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शिशु मृत्यु दर के संबंध में वर्ष 2012 से 12 तक 28 जो है प्रति कितना 1000 जीवित जन्म का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो ऑप्शन में जो दिए हैं तो यहाँ पर ये जो है कोई भी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यदि 28 होता तो करेक्ट हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है आशा बहन जी। ये करती क्या है, आशा बहन जी जो है करती हैं, इनके प्रमुख कार्य हैं पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में समुदाय को सूचना उपलब्ध कराना, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्वास्थ्य जो है सुविधा केंद्र में ले जाना, गर्भावस्था की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना आदि आशा के कार्यों में शामिल हैं। और बच्चे का प्रसव कराना जो है इनका आशा का कार्य है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो है साथ में क्या है, इन्हें स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, ये भी इनका कार्य है। दूसरा है गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना, ये भी आशा का ही कार्य है। पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, ये भी आशा जी का ही कार्य है। और बच्चे का प्रसव कराना जो है ये आशा बहन जी का कार्य नहीं है, लेकिन आशा बहन जी क्या करती हैं, आजकल करा देती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी 1983 में। और इसमें जो है वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोग व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है, तो ये था 1.09%। हम बात करेंगे यहाँ पर करंट की।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य 2017 में स्वास्थ्य व्यय का सकल घरेलू उत्पाद में मौजूदा 1.2% से बढ़कर वर्ष 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों का स्वास्थ्य क्षेत्र पर अनुमानित बजट व्यय वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1% से वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का 2.2% तक पहुंच गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 1.6% था और वित्त वर्ष 2019 में जीडीपी का 1.4% था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है, तो ये शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के अनुसार क्या है, निजी चिकित्सा क्षेत्र शहरी क्षेत्र के लगभग 70% तथा ग्रामीण क्षेत्र के 63% परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा का मुख्य स्रोत थे। आज भी शहरी क्षेत्र के लगभग 51.8% तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 46.4% परिवारों के लिए निजी चिकित्सा क्षेत्र ही सेवा का मुख्य स्रोत हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2009 हेतु परिवार कल्याण सांख्यिकी, जो कि संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल में घोषित की गई है, के अनुसार भारत में 2006-10 से 10 में जन्म पर जीवन प्रत्याशा ये तब कितनी थी, ये थी पुरुष 65.8 तथा महिला जो है 68.1। हम बात करेंगे यहाँ पर करंट की, करंट का जो डाटा है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये 2021 से 25 में कितना है, पुरुष जीवन प्रत्याशा 69.37% और 2026 से 30 में कितनी 70.37% का अनुमान है और 2031-35 के लिए ये 71.17। वहीं पर महिला जीवन प्रत्याशा तो ये 2021-25 में 72.66 और 2026 से 30 के लिए 73.66 और 2031 से 35 में कितनी है 74.66 जीवन प्रत्याशा, महिला जीवन प्रत्याशा है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य जो है यहाँ पर सभी हैं। पहला स्टेटमेंट है गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना, ये भी है। बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपयोग को बढ़ाना, ये भी है इसका उद्देश्य। और मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना, ये भी है। यहाँ पर जो है ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य कौन कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य केवल जो है ये पहला और दूसरा ही है। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं से कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना, बाकी ये दोनों जो है नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रीय पोषण मिशन का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत की 200 गंभीर स्थिति वाले जिलों में बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना तथा उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण के प्रति जागरूक करना तथा छोटे बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना है। वहीं जो ये मोटे अनाजों तथा मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाने के उद्देश्य की इसमें कहीं बात नहीं की गई है। बात देखते हैं नेक्स्ट है सबरी संकल्प अभियान। इस तरह के जो है करंट से रिलेटेड अभियान है, ये जो भी ARO की परीक्षा 23-24 में जब भी हो उसमें पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो ये राष्ट्रीय पोषण मिशन
सबरी संकल्प का अभियान है किससे? राष्ट्रीय पोषण मिशन से। और ये चलाया कहाँ जा रहा है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है सम्मिलित नहीं है कौन सा? यही परिवार नियोजन जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी पूरक टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी सम्मिलित है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1975 में। समन्वित बाल विकास सेवाएं योजना जो है भारत सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम थी। इस योजना में 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है, जो कि पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरेंस सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना किसके द्वारा जो है लागू की गई? तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट, समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यह प्रारंभ किया गया 1975 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस केंद्र सरकार द्वारा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की जाती है? तो ये जो नहीं प्रदान की जाती है, तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान की जाती है और पूरक आहार, रोग प्रतिरोधक जो है सभी प्रदान की जाती है। बाकी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण नहीं किया जाता इसके अंतर्गत। देखते हैं नेक्स्ट 2 सूचियां दी गई हैं। एक तरफ जो है कार्यक्रम दिए गए हैं और एक तरफ जो है उनके कौन से प्रारंभ करने के वर्ष दिए गए हैं। यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2143। देखते हैं, ये जो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये 1976 में प्रारंभ किया गया था। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम तो ये 1983 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो ये 2005 में प्रारंभ किया गया था, 2005 में। नेक्स्ट है दूसरा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं किस योजना को कब प्रारंभ किया गया था। तो ये PM जन आरोग्य योजना को प्रारंभ किया गया था 2018 में। PM वय वंदन योजना 2017 में। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में। और स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, ना कि 2015 में। ये जो है 2016 में लॉन्च की गई थी, वहाँ पर 2015 में दिया गया है, तो 2015 में इसको नहीं लॉन्च किया गया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आयोग जो है जो आंसर मान लेता है वही हम ही को मानना होता है, क्योंकि जो आयोग कहेगा वही हम भी कहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? तो कौशल विकास से संबंधित है स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। ये स्ट्राइड जो है ये नहीं संबंधित है कौशल विकास से। ये स्ट्राइड जो है क्या है, ये सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय रूप से आवश्यकता आधारित और राष्ट्रीय विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को प्रदान करेगा। शेष सभी क्या है, ये कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ। ये कब हुआ? तो ये मई 2007 में इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह रोजगार या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है, ये करेक्ट है। दूसरा है, यह अन्य चीजों के साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाती है, ये करेक्ट है।
तीसरा है यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। इसमें गाइडलाइंस 2016-20 के अनुसार क्या है, PMKVY ट्रेनिंग सेंटर में दी गई क्या है, लघु अवधि ट्रेनिंग जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से भारतीय और राष्ट्रीय के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है जो या तो स्कूल कॉलेज छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त क्या है, सॉफ्ट कौशल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। प्रशिक्षण की अवधि प्रति जॉब के अनुसार कितनी होगी, 150 से 300 घंटों के मध्य होगी। देखते हैं नेक्स्ट है पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचार पत्रों में जो है किस संदर्भ में उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है किसके लिए, ये किया गया है निर्माण कार्य में लगे कर्मगारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाण के लिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राष्ट्रीय कौशल नीति 2009 में पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम रिकॉग्निशन ऑफ जो है प्रायर लर्निंग स्कीम की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इस संगठित तरीके से इसे लागू नहीं किया गया। जुलाई 2015 में कौशल भारत मिशन प्रारंभ किया गया तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कार्यक्रम नियमित रूप से लागू किया गया। इसमें स्किल इंडिया योजना के तहत मानकीकृत कौशलीकरण ढांचे के अंतर्गत देश भर में युवाओं के कौशल तथा प्रमाणन में तेजी लाने के प्रयास किए गए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पूर्व अधिगम की मान्यता योजना के तहत मौजूदा कार्यबल के प्रमाणीकरण को इसमें सक्षम बनाया गया। और पूर्व अधिगम की मान्यता योजना के 3 उद्देश्य हैं। इसमें देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क में संयोजित करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ साथ उच्च शिक्षा हेतु वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराना और असमानताओं को कम करने की ओर प्रयत्न करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है SQF के अध्ययन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल वाला स्टेटमेंट जो होता है 95% तो अरे नहीं तो 90% तो कह ही लीजिए, 90% गलत ही होता है। दूसरा स्टेटमेंट SQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके जो है कार्यान्वयन के विशिष्ट परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला SQF के साथ डिग्री के संरेखण द्वारा व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण। दूसरा है पूर्व अधिगम की पहचान, गैर औपचारिक से संगठित नौकरी बाजार में संक्रमण की अनुमति। तीसरा है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के माध्यम से पूरे देश में प्रशिक्षण की मानवीकृत सुसंगत राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य परिणाम। और चौथा है NSFQ की अंतर्राष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल श्रमिकों की वैश्विक गतिशीलता। फिफ्थ है क्षेत्रों के भीतर एवं पार क्षेत्रीय रूप से प्रगति का पथ का जो है मानचित्रण करना। 6 है कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों के रूप में NOS तथा QPS का अनुमोदन। देखते हैं नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल करियर सर्विस की बात हो रही है। नेशनल करियर सर्विस पहला स्टेटमेंट है नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये नहीं, इसका नहीं है भारत सरकार का। नेशनल करियर सर्विस देश को अशिक्षित युवाओं के रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया। ये इसके लिए भी प्रारंभ नहीं किया गया है। दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नेशनल
करियर सर्विस भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक पहल है। इसे मिशन मोड परियोजना के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत देश के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के साथ साथ छात्रों को करियर काउंसलिंग, अभ्यर्थियों को पेशेवर मार्गदर्शन तथा नियोक्ताओं को उपयुक्त अभ्यर्थियों की खोज में मदद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना, ये इनकरेक्ट है। इसका उद्देश्य ये नहीं है, देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस अभियान के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य क्या है, दीर्घावधि एवं अल्पावधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को नियोजनीय कौशल से संपन्न करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कौशल भारत मिशन के अनुसार मार्च 2016 तक 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल चुका है। इनमें से कितनों को नौकरी मिल चुकी है, तो ये 26 लाख को। बात करें यहाँ पर करंट की, तो जुलाई 2021 तक लगभग जो है 6.1 लाख लोगों को स्किल इंडिया मिशन के तहत क्या है, प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार। देखते हैं नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़े जाने माने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में कहाँ रखी गई थी, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। और भोपाल सुन के जो है कुछ माइंड में आया होगा क्योंकि भोपाल में है भोजताल। 2017 को भारत के सबसे बड़े वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला भोपाल में रखी गई थी। यह पार्क 34 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा। यह पार्क सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ये भी याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय, तो 2021 का विषय था रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, लेकिन हमको मतलब है 2022-23 के से, तो 2022 का था ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। देखते हैं नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसका नाम था ध्रुव। इसका नाम क्या था, ध्रुव। और इसको प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, ये केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री थे तब रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया था। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुख्यालय से किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।